सो वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही की सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताने वाला हूँ जो कि स्कूल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं एंड कंपटीशन एग्जाम में भी सवाल बनाने के लिए आपको इसका मीनिंग समझना होगा। इसके लिए मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएं बताने वाला हूँ। कॉमन चीज़ें जो आप सुनते रहते हैं जैसे गति, ऊर्जा, ताप, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, आयतन, ऐसे चीज़ें आप सुनते ही रहते हैं बट उसका मतलब नहीं पता होगा। सो आज के इस वीडियो के अंदर सभी का परिभाषा डिटेल में हम बात करने वाले हैं और बहुत सारे परिभाषा है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बताते चलूंगा, एक्सप्लेन करते जाऊंगा एंड जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते जाएंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। एंड इससे पहले भी 6 लेक्चर आ चुका है बेसिक मैथ का, जो कि आप कंप्लीट कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपका जो फिजिक्स है वो स्ट्रांग हो सके। बेसिक मैथ फिजिक्स को स्ट्रांग करने के लिए ही होता है। सो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। चलो एक एक करके हर एक चीज़ें हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पास आता है क्षेत्रफल। आखिर क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, आप परिभाषा देख सकते हैं। किसी वस्तु की सतह द्वारा घेरे गए कुल स्थान को क्षेत्रफल कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है। ये दो नहीं लिखा है, यहाँ पर स्क्वायर होने वाला है। सो आपने समझ आ गया होगा क्षेत्रफल क्या होता है। एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ें आपको याद करनी है। इसका नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में देखने के लिए मिल जाएगा। सो आप जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको पूरा नोट्स फ्री में मिल जाता है। अब देखो यहाँ पास क्या बोला गया है, किसी वस्तु की सतह द्वारा घेरा गया कुल स्थान। मान लीजिए यहाँ पास मैं कोई वस्तु ले लेता हूँ और ये जो वस्तु का नीचे जो सतह है, ये चारों तरफ सतह ही होता है। सो नीचे में रखा हुआ है, इसका मतलब ये जो सतह यहाँ पास जितना जगह घेरती है वो जगह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। वो क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी है। तो आप एक एक करके जल्दी से कर लेते हैं इसे, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, सारी चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो एक एक करके मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अब इसके बाद आता है आयतन। आयतन वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, देखो कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। इसका मात्रक जो है मीटर क्यूब होता है। ये भी क्या भी है, क्यूब है। अब आप बोलेंगे भैया क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर है, दोनों में तो हमें वही चीज़ देखने के लिए मिल रही है। मतलब कि इसमें भी वही था कि वस्तु जो है जगह घेरती है, जितना स्थान घेरती है वही कुल स्थान क्षेत्रफल कहलाता है। सेम चीज़ जब कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वही क्या भैया आयतन कहलाता है। दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में अंतर सिंपल सा ये है कि भैया वो 2D भी हो सकती है, ये 3D भी हो सकती है, और साथ ही साथ इसमें क्या भैया सतह की बात की गई है। अब देखिए जाए आयतन में, तो आयतन में भी ये 3D जो वस्तु है, ठीक है, जितने भी 3D आप देख सकते हो वो सभी के सभी चीज़ें जो कि हम क्या करते हैं भैया फील कर सकते हैं, उसे हम लोग टच कर सकते हैं, वो सभी 3D होती है। जैसे कि भैया बेड हो गया, टेबल हो गया, स्टडी टेबल हो गया, जितने भी चीज़ें पेन पेंसिल कॉपी, ये सारी चीज़ें अपने 3D बॉक्स में आ जाती है। सो ये सभी चीज़ों में आयतन होता है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होता है, तो जो भी वस्तु होती है, वस्तु का जो कुल क्या होता है भैया भार होता है, वो उसका द्रव्यमान होता है। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। यह स्थान घेरने पर भी कभी नहीं बदलता है। अब एग्जाम्पल के लिए सिंपल सा ये है कि एक वस्तु रखी हुई है, अब ये वस्तु कितना भी जगह घेरे इससे कोई मतलब नहीं होता है। अब मान लीजिए ये वस्तु 10 kg का है। अब मैं क्या करता हूँ, ये लोहे का वस्तु है मान लीजिए, ठीक है। अब लोहे की वस्तु को मैं भट्टी में डाल के इसे क्या कहते हैं, मैंने पिघला दिया, और पिघलाने के बाद इसे अलग शेप देता हूँ। मान लीजिए मैंने कुछ इस तरह से शेप दे दिया, फिर भी इसका जो वजन है वो कितना भी है, 10 kg है। अब देखो यहाँ पर क्षेत्रफल जो है वो अलग हो सकता है, जगह अलग घेर सकता है, बट क्या इसका वजन में कोई डिफरेंट आया, नहीं आया। तो यही क्या होता है, द्रव्यमान होता है। मतलब कि ये है, ये स्थान बदलने पर कभी भी नहीं बदलता है, और इसका जो वजन है, जितना ये भार है उतना ही है क्या भैया, द्रव्यमान वही कहलाता है। सिंपल से आपको समझ में आ रहा होगा मास क्या होता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि है भैया घनत्व, डेंसिटी, ठीक है। अब घनत्व देखते हैं क्या बोल रहा है, किसी वस्तु की प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी सघन है। सिंपल से ये भी था, किसी वस्तु का इकाई जो क्या भैया आयतन है उसी को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। अब इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। इसके बाद भी देखते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि है बल। अब बल क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने बल को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ था। सिंपल सा क्या होता है बल भैया, देखो जब कि मान लीजिए यहाँ पास आपके सामने एक दीवार खड़ी हुई है। अब दीवार को आपको क्या है, खिसकाना है, तोड़ना है, जो भी करना है, तो भाई इस पर आपको बल लगाना होगा। कहीं ना कहीं आपको फोर्स लगाना हो, इस पर धक्का लगाना होगा, या तो भैया इसको खींचना होगा। जैसा भी करो लेकिन दीवार टूटना चाहिए। अब एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पास एक टेबल रखा हुआ है। अब ये जो टेबल दिख रहा है आपको, इसके ऊपर में एक बॉटल मान लेते हैं रखा हुआ है। अब ये जो बॉटल है, मैं बोलूँगा इस बॉटल को आपको यहाँ पास लाना है, तो कहीं ना कहीं आप इसे टच करेंगे, इसे उठाएंगे, यहाँ लाएंगे, तो भैया क्या हो रहा है, इसमें बल लग रहा है, इसमें फोर्स काम कर
कर रहा है। तो बल क्या होता है भैया, वो कोई भी धक्का हो सकता है या कोई खिंचाव हो सकता है जो वस्तु की क्या भैया स्थिति चेंज कर देता है। अब वस्तु मान लीजिए यहाँ पर विरामावस्था में है तो भैया वो गति अवस्था में आ सकता है, गति अवस्था में है तो वो विरामावस्था में भी आ सकता है। बहुत ही सिंपल है। तो क्या है बल भैया, वह बाहरी कारक जो किसी वस्तु की स्थिति, विराम या गति को बदल देता है या बदलने की कोशिश करता है। सरल शब्दों में धक्का या खिंचाव जो है वो बल कहलाता है। अब देखो यहाँ पर सिंपल से ये नहीं कि भैया जब भी आप बल लगाते हो तो कार्य हो, कभी कभी कार्य नहीं होता है लेकिन आप ट्राई करते हो उस चीज़ को, तो यहाँ पर उसके बदलने की कोशिश भी की जाती है। सिंपल सा ऐसा है कि मान लीजिए यहाँ पर एक कार चला हुआ है, ठीक है भैया। देखो एक कार चल रहा है, अभी कार जो है ना जा रहा है, अब आप इसे सामने खड़े हो और आपको इसे रोकना है तो आप इसमें क्या करोगे भैया, बल लगाओगे। तो हो सकता है ये जो कार है वो रुक जाए, हो सकता है ये ना रुके। तो ऐसा ना कि आप कोशिश भी कर रहे हो, इसमें फोर्स लगा रहे हो, सो कोई धक्का लगा रहे हो या खिंचाव कर रहे हो, सो वही सारी चीज़ें बल के अंदर में आ जाती है। इसके बाद भी आगे और देखा जाए तो विस्थापन आ जाता है। विस्थापन क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूँ जो दूरी होती है सबसे छोटी दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। बहुत ही लोवेस्ट जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब देखो किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पास एक शहर है, मान लीजिए यहाँ पास एक बिलासपुर है और एक रायपुर है। अब मैंने छोटा सा यहाँ पास एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है बिलासपुर से रायपुर का डिस्टेंस कितना भैया, 80 किलोमीटर के आसपास है, 80 से 90 भी हो सकता है, तो इतना यहाँ पास है। अब मैं बोलूँ भैया यहाँ से बिलासपुर से रायपुर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ से जा सकते हो, यहाँ से जा सकते हो, यहाँ से जा सकते हो, या यहाँ से भी जा सकते हो, या आप ऐसे गोल गोल घूम के कहीं से भी जा सकते हो। अब इतने सारे रास्ते हैं तो आप बताइए इनमें से आप किस में जाओगे। सबसे छोटी दूरी आप देखते हो तो भाई ये दिख रहा होगा जो कि 80 से 90 किलोमीटर है। अगर आप यहाँ से जाते हो तो कहीं ना कहीं भैया ये जो है 100 या 200 या 150, 200, 300, 400 भी हो सकता है। अब ये अलग अलग जो रास्ते हैं उस पर डिपेंड करता है। बट मैं आपको बोलूँ ये सबसे छोटी जो दूरी दिख रही है इन सभी के मुकाबले सबसे छोटी दूरी ये जो है इसी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। मतलब ऐसा है कि भैया सबसे छोटी एकदम शॉर्टेस्ट जो न्यूनतम दूरी है उसको हम लोग विस्थापन कहते हैं। इसके बाद भी आगे बढ़ते हैं तो आगे है वेग आता है। तो वेग क्या होता है भैया, एक निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। अब सिंपल सही है कि एक निश्चित दिशा में, इसका मतलब ये है कि हमें दिशा का पता है। आप यहाँ पास खड़े हुए हो और आपको इस दिशा में मिल सकता है, इस दिशा में मिल सकता है, ये भी दिशा है और ये भी दिशा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये दिशा होती है। वैसे तो 8 दिशाएं होती हैं बट मेनली 4 दिशा को ली जाती है जो कि आपने सुनी होगी। अब 8 दिशा कैसे होती है भाई, हम लोग यहाँ पास कोई भूगोल वगैरह नहीं पढ़ रहे, सो हम लोग यहाँ पर सिंपल से बातें करते हैं। हमें दिशा का पता होगा जहाँ पास हम क्या करेंगे भैया, एक समय इकाई समय में तय करेंगे कोई दूरी को। अब मान लीजिए 10 किलोमीटर है और 10 किलोमीटर को हम लोग 1 घंटे में क्या तय करते हैं। सो एक निश्चित एक इकाई समय में हमने क्या किया भैया, ये 10 किलोमीटर चला है। अब भैया इसी 1 घंटे में और हम लोग 10 किलोमीटर चलते हैं, मतलब समझ रहे हो, एक एक घंटे में 10-10 किलोमीटर हम चलते हैं एक निश्चित, एक क्या भैया, निश्चित दिशा में इकाई समय में हम जब कोई दूरी तय करते हैं तो वो वेग कहलाता है। आपको ज़्यादा एग्जाम्पल ऐसा घूम रहा होगा सो आप सिंपल से कर सकते हो, एक निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। इसके बाद और भी देखा जाए तो भैया त्वरण है। त्वरण क्या होता है, समय के साथ किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसमें क्या बोला गया है, कोई भी समय है के साथ भी कोई वस्तु है, ठीक है। अब देखो कोई समय ले लेते हैं, उस समय के साथ जो वस्तु का वेग है उस पर क्या परिवर्तन होता है, तो वो जो परिवर्तन की दर होती है, परसेंट होती है, वो यहाँ पर त्वरण कहलाती है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आपको याद करनी है, सिंपल सा आपको समझना है और ये सारी चीज़ आपको याद करनी है क्योंकि स्कूल एग्जाम में पूछा जा सकता है एंड समझना तो आपको है ही सारी चीज़ें। आप देखते हैं कार्य क्या होता है। तो भैया वर्क, कार्य, जब हम किसी ऊपर बल लगाते हैं तो भैया कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि उसकी स्थिति चेंज हो जाती है, सो वहाँ पास कार्य होता है। अब स्थिति चेंज नहीं हुई मतलब कार्य नहीं हो रहा है। देखो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु बल की दिशा में कुछ दूरी तय चले तो उसे कार्य कहते हैं। अब देखो सिंपल से एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए आपको यहाँ पास कोई टीचर है, मान लीजिए यहाँ पास कोई आपके टीचर है, जैसे मैथ वाले टीचर है, आपके मैथ वाले टीचर है और एक साइंस वाले टीचर है। अब 2 टीचर हैं, इनमें से मैथ वाले टीचर ने आपको टास्क दिया है। क्या टास्क दिया है भैया, बोले हैं कि यहाँ पास बहुत सारे ईंट है, जैसे 100 ईंट है, इस 100 ईंट को आपको साइंस क्लास के वाले में ले जाना है, मतलब साइंस टीचर के क्लास में आपको ले जाना है। सो आप क्या करोगे भैया, 100 ईंट को यहाँ पास ले गए साइंस वाले रूम में। अब देखो साइंस वाले जो टीचर है
वो देखेंगे आप लोग बोलेंगे वो कि यहाँ पास ईंट क्यों ला रहे हो, और वो आदेश देंगे ये जो ईंट था वहाँ जहाँ था वहीं आप रख दीजिए। सो क्या होगा, आप वापस ये जो 100 ईंट है उसे उठा के वापस से मैथ वाली क्लास में ले जाओगे। अब यहाँ पर सब ध्यान से देखो, ये जो मैथ वाले सर हैं वो जब आके देखेंगे तो भैया 100 ईंट तो यहाँ पास है ही, इसका मतलब ये है कि उनके लिए यहाँ पास कोई कार्य नहीं हुआ। भले ही आपने कार्य किया है बट क्या वहाँ पास कार्य होगा, नहीं हुआ। क्यों? मैथ वाले सर की नज़र में ऐसा है कि भैया जो ईंट वहाँ था वहीं पास है, वो जगह परिवर्तित नहीं हुआ है, इसका मतलब वहाँ पास कोई कार्य नहीं हुआ है। वहीं साइंस वाले जो टीचर हैं उनके हिसाब से यहाँ पास कार्य हुआ है। और अगर आप देखते हो यहाँ पास, अब देखो यहाँ पास क्या भैया 100 ईंट को वापस से ले गया गया है, इसका मतलब ये है कि ये जो सर है उनको लगता है कि भैया यहाँ कार्य नहीं हुआ है, लेकिन इनको लगेगा कि यहाँ कार्य हुआ है। सो सिंपल सा ये है कि लोगों के हिसाब से, नज़रिए के हिसाब से ये चीज़ें गलत जाती है। सिंपल सा आपको समझ में आ रहा होगा या एग्जाम्पल से थोड़ा सा माइंड घूम रहा होगा। सो आपको सिंपल से यही परिभाषा याद करनी है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु जो है किसी वस्तु की दिशा में कुछ दूरी तक चले तो वह जो उसमें क्या होता है भैया, कार्य होता है। इसके बाद और भी देखा जाए तो उसके बाद है ऊर्जा। ऊर्जा एनर्जी क्या होती है, किसी वस्तु के कार्य करने की कुल क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जब भी कोई वस्तु है उसे कार्य करनी होती है तो जितनी क्षमता वो होती है उसके पास, उसे ऊर्जा कहते हैं। जैसे एक ह्यूमन को भी ऊर्जा चाहिए होती है काम करने के लिए, सेम चीज़ें आप इसे रिलेट कर पाएंगे और ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद है शक्ति। शक्ति मतलब कि पावर क्या होता है, तो देखो भैया कार्य करने की जो दर है उसे हम लोग शक्ति कहते हैं। सिंपल से यही है, किसी भी चीज़ को आप जैसे बल लगा रहे हो तो बल के लिए भी आपको शक्ति चाहिए, आप में ऊर्जा होनी चाहिए। तो बल, शक्ति, ये सारी चीज़ एकदम आपस में कनेक्टेड होती है। इसके बाद भी और आगे चीज़ें देखिए तो आगे है भैया दाब। दाब मतलब कि प्रेशर क्या होता है, किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर पे लगने वाला लंबवत बल को दाब कहते हैं। अब दाब मतलब कि प्रेशर, जब भी किसी चीज़ में प्रेशर लगता है बहुत ही ज़्यादा, क्या दाब लगता है, तो उसी को हम लोग दाब कहते हैं। अब इस सिंपल से मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पास एक ओवन रखा है, ओवन में आपने एक कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई में आपने पानी डाला है और उसे ढक दिया है पतीले से। अब क्या होगा भैया, जब भी आप इसे गर्म करते हो, ठीक है, जब गर्म करते हो तो यहाँ पास क्या होगा भैया, बहुत सारे भाप बनेंगे और ये भाप ऊपर की तरफ क्या भैया, दाब लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, जिसके कारण यहाँ पास बुलबुले पैदा हो जाते हैं। सो यहीं पास क्या होता है भैया, दाब, प्रेशर लग रहा है बहुत ही ज़्यादा, जो कि क्या करता है भैया, एक तरह से उस चीज़ को हिलाने की कोशिश करता है या उस चीज़ को धक्का मारने की कोशिश करता है। इसके बाद और भी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि भार, वेट। वेट क्या होता है भैया, जिन बल के से पृथ्वी की किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। मतलब समझ रहे हो, वेट क्या होता है, वजन, जो द्रव्यमान होता है वही एक तरह से भार यहाँ पास हो जाता है। इसके बाद भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि संवेग क्या होता है, तो संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, द्रव्यमान और वेग की गुणनफल को ही क्या कहते हैं भैया, हम लोग संवेग कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हो, द्रव्यमान गुणा में वेग, ये दोनों ही यहाँ पर क्या हो जाते हैं भैया, संवेग के बराबर होते हैं। तो आपको ये भी लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल, आपको फुल मार्क्स ही मिलते हैं। इसके बाद भी देखते हैं भैया आगे चीज़ें, तो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण आता है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है भैया, ये जो है भैया एक क्या होता है भैया, प्राकृतिक बल होता है जो ब्रह्मांड में किसी दो वस्तु के बीच में लगता है। आकर्षण बल है जो कि भैया गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर बोला जाता है। जैसे कि आपको ये पता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम जमीन में चल पाते हैं। क्यों भैया, हमारा जो ज़मीन है वो एक चुंबक की भांति कार्य करता है और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, जो कि हमारे वस्तु, मतलब कि हम एक वस्तु की तरह कार्य करते हैं और ये जो धरती है ये भी एक वस्तु पिंड की तरफ कार्य करती है। सो हम दोनों को यहाँ पर क्या आकर्षित करके रखा जाता है, इसके कारण हम लोग हवा में नहीं उड़ते। अंतरिक्ष में ये बल नहीं होता है, इसके कारण क्या होता है, अंतरिक्ष में कोई भी लोग जो है ज़मीन में नहीं चल सकते बिना सूट के या बिना किसी यंत्र के। सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद और तो इसके बाद है घर्षण। फ्रैक्शन क्या होता है, जब दो चीज़, जो भी दो वस्तु है, ठीक है, दो वस्तु के सतह क्या भैया आपस में क्या होता है, एक तरह से टकराता है या भैया घिसाई होती है, तो उनके बीच एक क्या है, विरोधी बल पैदा होता है, उसे घर्षण कहते हैं। जब दो सतह संपर्क में आती है, गति करती है, तो उनके बीच एक विरोधी पैदा होता है, विरोधी बल पैदा होता है, उसी का हम लोग घर्षण कहते हैं। इससे ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। इसके बाद आप देख सकते हो आवृत्ति क्या होती है भैया, ठीक है, तो किसी वस्तु के सेकंड में जितने कंपन पूरे करती है उसे वस्तु की क्या कहते हैं भैया, आवृत्ति कहते हैं। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। देखो सिंपल से ये क्या होता है, आवृत्ति का होता है बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना। मतलब कि ऐसा है कि भैया एक सेकंड में कोई काम कितनी बार रिपीट हुई है वो उसकी आवृत्ति होती है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने तरंग लिया हुआ है, सो यहाँ पर जो तरंग है
वो क्या इस तरह से गति करती है, आपको ये पता है कि तरंग इस तरह गति करती है। अब 1 सेकंड में ये कितनी बार ऊपर मतलब धैर्य तैर्य ये दोनों तरफ कैसे यहाँ पास आएगी, ऊपर नीचे कितने 1 सेकंड में कितनी बार करेगी वो उसकी आवृत्ति होती है। मान लीजिए 1 सेकंड में ये 50 बार क्या ऊपर नीचे आता है तो इसकी आवृत्ति 50 हो जाती है, 50 हर्ट्ज हो जाती है। क्या होती है, 50 हर्ट्ज हो जाती है। इसके बाद भी और देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट यहाँ पास बचा हुआ है विद्युत धारा। अब यह इलेक्ट्रिक करंट देख लेते हैं, तो वो क्या होता है, किसी चालक में आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। आवेश में बहने वाली जो क्या भैया, चालक में आवेश के बहने की दर, ठीक है, चालक है जो भी तार वगैरह है बोल दो चालक एक तरह से, उस पर जो आवेश बहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसके बाद है भैया प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध कोई रुकावट होती है, जो बिजली होती है भैया, आपने तार देखा होगा, तार में जो रुकावट पैदा होती है उसमें करंट जो चलती है उसमें रुकावट जो करती है वो प्रतिरोध कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाती है। अब देखो किसी वस्तु का वह गुण जो कि उसमें बहने वाली धारा का विरोध करती है, मतलब एक तरह से रुकावट पैदा करती है, वो क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद भी देखते हैं भैया आगे चीज़, तो है भैया विभवांतर। विभवांतर क्या होता है भैया, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत दाब के अंतर को विभवांतर कहते हैं। मतलब आप समझ रहे होंगे क्या है भैया, परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का जो विद्युत क्या है दबाव के अंतर जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, विभवांतर कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, मतलब इतना ही आपको करना है, यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें से। सो आई थिंक आपको ये पसंद आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड बहुत ही कम टाइम में मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं। ये सारे जो परिभाषा है वो आपको याद करनी है, ये बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। स्कूल एग्जाम में खासकर 11th क्लास में ये पूछा जाता है, 12th क्लास में उतना नहीं पूछा जाता, मतलब पूछा ही नहीं जाता। बस आपको इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए ताकि आप सारे क्वेश्चंस बना सको, आप थ्योरी समझ सको, न्यूमेरिकल के टाइम आपको प्रॉब्लम ना जाए। सो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, जितने भी बेसिक मैथ में यहाँ पास वीडियो सारे वो सभी के सभी आपको करने जरूरी है ताकि आपका जो फिजिक्स है वो स्ट्रांग हो सके। आई थिंक आपको पसंद आएगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सारी चीज़ें नोट डाउन कीजिए एंड रिविजन कीजिए।